हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है द्रव्य की अवस्थाएं। लास्ट क्लास में हमने आपको बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों वहां आपको कोई भी चीज समझने में कोई भी परेशानी हुई हो डेरिवेशन में, फॉर्मुलेशन में, तो आप आज की क्लास ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ को हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट करके उसका जो डेरिवेशन टाइप का किया था जिससे हमने ग्राफ तैयार किए थे, ठीक वही प्रक्रिया आज भी होगी। तो यदि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, आप जल्दी समझ जाएंगे। और यदि आपके वहां समझने में कहीं कोई कमी पेशी रह गई है तो निसंदेह आज का टॉपिक यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों के लाइक, आप लोगों के शेयर्स हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है चार्ल्स का नियम। हमने आपको समझाया था कि जो भी गैस लॉज हैं, जितने भी गैस के नियम हैं, उनमें चार चर होते हैं, चार वेरिएबल होते हैं। एक होता है ताप, एक होता है दाब, एक होता है आयतन और चौथा होता है मोलों की संख्या। कोई भी एक नियम, चाहे आप बॉयल्स लॉ लीजिए, चाहे आप चार्ल्स लॉ लीजिए, चाहे इसके बाद आने वाले गै-लुसाक के नियम को समझिए या उसके बाद अवागाद्रो के नियम को समझिए, इन सभी में एक ही पैटर्न है कि दो चरों को कांस्टेंट रखा जाता है और दो चरों में संबंध को ज्ञात किया जाता है। तो जब हम चार्ल्स के नियम की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ताप तथा आयतन में संबंध को समझेंगे। तो कौन से दो चर कांस्टेंट रहेंगे? इसमें रहेंगे, हम कह सकते हैं ताप और आयतन में संबंध बताना है तो दाब नियत रहेगा, पहली बात। और सेकंड बात इसमें रहेगी, जो नियत रहेगा वो होगी मोलों की संख्या। तो दो चीजें नियत रहने वाली है, यानी कि हम कहेंगे दाब तथा दाब यानी कि P तथा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या N, ये दोनों चीजें क्या होती है? ये होंगी नियत, कांस्टेंट, नियत रहती हैं। पहली बात यह समझिए। अब इस लॉ की शुरुआत कहां से हुई? इस लॉ की हमने आपको बताया था कि गैसेस पर लंबे समय तक अध्ययन के बाद बॉयल्स ने क्या करे थे? अपने नियम प्रस्तुत करे थे। लेकिन उसी के बाद उस समय एक, हम कह सकते हैं, एक बैलून, हॉट एयर बैलून के बारे में काफी सारी, हम कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट होने लगे। यानी कि गुब्बारे में गर्म हवा भर करके उसको ऊपर उठाने की एक, कह सकते हैं, प्रचलन शुरू हो गया। और उसी चीज का अध्ययन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया, जिसमें से एक चार्ल्स भी थे। तो चार्ल्स ने उसी गैस के गुब्बारे पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को करके, विभिन्न प्रयोग करके यह नियम प्रस्तुत किया था। अब इस नियम को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो सीधे हम, जैसे हमने बॉयल्स लॉ लिया था, एक वैसे करके इसको समझा जा सकता है। और दूसरा, यदि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलें तो उस तरीके से भी हम इस नियम को समझ सकते हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी के नियम को फॉलो करते हुए इसको समझेंगे, फिर हमने जैसे बॉयल्स के लॉ में एक सीधे फॉर्मूला लेकर के उसको समझा था, फिर हम सेकंड उस मेथड को भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब चार्ल्स ने गुब्बारों पर गर्म हवा भर करके उसको ऊपर उठाने वाली प्रक्रिया में के संबंध में अपने प्रयोग करे, तो उसने एक बात नोट करी। उसने बात यह नोट करी कि यदि किसी भी निकाय का यदि दाब नियत रहे, दाब नियत का अर्थ है कि उसका पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान जो प्रेशर है, दाब है, वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, वो एक समान रहे। और साथ ही हम कह सकते हैं उसने गैस की जितनी मात्रा ली, यानी कि गैस के मोलों की संख्या, गैस की मात्रा यानी कि गैस के मोलों की संख्या, वह भी क्या ली? निश्चित ली, कॉन्स्टेंटली, वो भी प्रयोग के दौरान बदल रही नहीं है। तो दो चीजें उसने क्या कर दी? नियत कर दी। अब उसने देखा कि यदि आप ताप बढ़ाते हो तो आयतन भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो क्या उसने एक बात ऑब्जर्व करी कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। पहली बात यह ज्ञात करी। और केवल ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट यहीं तक ही रुक जाते हैं। वैज्ञानिकों की एक खास बात यह होती है कि अपने जो भी उनके ऑब्जर्वेशन होते हैं, मैक्सिमम वह कोशिश करते हैं कि उनको आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करें। तो चार्ल्स ने भी इसी दिशा में काम किया। उसने यह तो बताया कि ताप बढ़ाने पर किसी निकाय का आयतन बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ता है, इस बात को भी उसने एक्सप्लेन किया। उसने कहा यदि
यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन, किसी भी निकाय का आयतन, चाहे वो बैलून ही रहा हो, आयतन यदि V0 है। अब वो कहता है यदि ताप आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, कितना ताप बढ़ा रहे हो आप? 1 डिग्री सेंटीग्रेड निकाय का ताप बढ़ा रहे हो, तो इसके आयतन में जितना ये पूर्व में आयतन है V0 इतना तो होगा ही, इसमें जो वृद्धि होगी वो V0 बटे 273.15 इतनी भिन्न के बराबर उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? तो हम लिखते हैं ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर आयतन, तो कितना आयतन हो जाएगा? हमने कहा पूर्व में जो आयतन था V0 प्लस इस आयतन का 1/273.15 भाग, 1/273.15 भाग, और यह किसके? पूर्व आयतन के इतना भाग की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। मेरी बात समझ रहे होंगे? केवल आपने ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, प्रारंभ में ताप उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उसका जितना आयतन था वो हो गया V0। अब आपने ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो जितना पहले आयतन था उतना तो है ही, उसमें कितनी वृद्धि हुई? इस आयतन का 1/273.15 हिस्सा और बढ़ गया। तो आप कहेंगे फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर आयतन कितना होगा? ये V0 प्लस ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आएगा 273.15 गुणा V0, इतनी वृद्धि होगी। तो हम कहेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर आयतन कितना हो जाएगा? V0 प्लस T बटे 273.15 गुणा V0 के बराबर होगा। तो हमें यहां दो बातें पता चली। पहली बात तो यह पता चली कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि आयतन V0 है, तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में 1/273.15 गुना वृद्धि हो जाएगी उसके पूर्व आयतन की, इतना भाग और बढ़ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में आगे समझें तो हम क्या करेंगे? तो अब हम इसको लिखें तो हम कहते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन था, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन जो था उसको मान लेते हैं हम VT से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को हम V1 से कह सकते हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड को V2 से कह सकते हैं, तो T डिग्री सेंटीग्रेड को हम VT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो VT बराबर आ गया V0 प्लस ये आ गया T बटे 273.15 मल्टीप्लाई V0 के। दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन ले लीजिए, VT बराबर V0 कॉमन 1 प्लस स्मॉल t बटे 273.15 इतना आ गया। सॉल्व करें इसे तो क्या आ जाएगा? V0 एलसीएम आ जाएगा 273.15 और ये इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो क्या आ जाएगा 273.15 प्लस t, ये क्या हो जाएगा? VT के बराबर। तो अब हमारे पास एक फार्मूला आया VT इज इक्वल टू V0 273.15 प्लस T बटे 273.15। इस फार्मूले को हमने ध्यान देना है। इसमें ये क्या क्या संकेतांक हैं? ये VT है T डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन जिसका दाब तथा उसकी मात्रा नियत है। V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी गैस का आयतन 273.15, ये 273.15 वह संख्या थी कि यदि ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करी जाए तो गैस का आयतन उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन होता है उसका 1/273.15वां भाग बढ़ जाता है। और ये T वो है जिस ताप पर हम इसका वॉल्यूम अब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहां से हम कुछ नई चीजों को समझते हैं। हम कहते हैं यदि मैं ले लूं TT को मैं रिप्रेजेंट करूं ऊपर वाले हिस्से से 273.15 प्लस स्मॉल t से, तथा T0 को मैं रिप्रेजेंट करूं 273.15 से, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है VT बराबर V0 और ऊपर आ जाएगा 273.15 प्लस T यानी कि कैपिटल T मल्टीप्लाई TT अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 273.15 को T0 से रिप्रेजेंट करा, ये आ गया T0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? VT इस T को यदि इसके नीचे ले जाएं TT बराबर ये आ जाएगा V0
अपॉन T0। और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, यह जो हमारे पास एक समीकरण आई है, ये वास्तव में चार्ल्स के नियम को ही प्रस्तुत करती है, चार्ल्स के नियम को ही बताती है। क्योंकि V0 और T0 प्रारंभ में गैस के ताप तथा आयतन थे, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन है VT, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कह सकते हैं कुल ताप जो है कैपिटल T स्मॉल t है। अब यहां पर हम थोड़ी सी एक बात को रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया आपके सामने कि ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर T0 ताप है, ये थोड़ा सा हमने गलत कह दिया। यहां क्यों गलत कहा है इसको समझिए। हम ये कह रहे हैं कि हमने लिए T0 बराबर 273.15। अब यहां पर हम एक नए स्केल की चर्चा करेंगे। आप यदि इस बात पर ध्यान दीजिए तो यह है T स्मॉल t बराबर 273.15 प्लस T, और ये T क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो टोटल ताप है, इस ताप को हम एक नए ताप केल्विन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और केल्विन बराबर होगा 273.15 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अर्थ यह भी हुआ कि यदि आप सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीग्रेड में 273.15 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और वह एक नए तापक्रम केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी उष्मागतिकी निकाय होते हैं मैक्सिमम में जो ताप लिया जाता है वो केल्विन में ही लिया जाता है। जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सब में ताप केल्विन में ही लिया जाता है, उनमें ताप सेंटीग्रेड में नहीं लिया जाता, केल्विन में ही लिया जाता है। तो यहां से हमारे को केल्विन के स्केल की भी जानकारी हो गई। तो अब हम कह रहे हैं कि ये K बराबर है 273.15 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि TT है। इसका मतलब ये TT क्या है, केल्विन में ताप हमने ज्ञात करा है। जबकि ये T0 273.15 है, ये भी एक केल्विन में है। अब यहां पर थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि सेल्सियस पैमाना क्या होता है। देखिए, सेल्सियस में सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर वाला होता है ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां से नीचे जाएं तो ये होता है -1, -2, -3 इस तरीके से बढ़ता है। यदि केल्विन की बात करें तो केल्विन में ये वाला पैमाना जो होता है सबसे टॉप का, यह हमारा होता है 373.15 केल्विन होता है, और जो ये 0 वाला होता है वो केल्विन में होता है हमारा 273.15 केल्विन होता है, ये वाला। और यदि इसको नीचे की ओर बढ़ाते जाएं तो जब ये वाला पैमाना हम कह सकते हैं, या इसी को देखिए, ये वाला पैमाना यदि 0 केल्विन में पहुंच रहा है, ये हमारा क्या है, 0 केल्विन को प्रेजेंट कर रहा है, तो सेंटीग्रेड में वो जो पैमाना होगा वो होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाने की खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव में ताप की कल्पना नहीं की जाती। यह माना जाता है कि जो ताप होगा वह माइनस में नहीं जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, परम ताप कहा जाता है। क्या, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, परम ताप। तो ये आपके पास जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी ने एक ये रिजल्ट इस पे काफी इंपॉर्टेंट निकाला है कि किस प्रकार से हमने सेंटीग्रेड पैमाने को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करा, किसके बीच में संबंध को देख करके, ताप तथा आयतन के बीच में संबंध को ऑब्जर्व करके। तो इतनी चीज मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इस वाले फार्मूले की हेल्प से, ध्यान रखिएगा ये वाला फार्मूला। अब इस फार्मूले में ध्यान रखना, ये कैपिटल T स्मॉल t ये किस में है, ये पूरा का पूरा ताप जो है ये वास्तव में केल्विन में है। ये पूरा ताप किस में है, वास्तव में ये केल्विन में है। तो ये केल्विन में हमारे टेम्परेचर चेंज हो चुके हैं। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, चार्ल्स के लॉ को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपके सामने दो फार्मूलों को ड्राइव किया था। पहला फार्मूला हमारा था Vt बराबर V0 273.15 प्लस T बटे 273.15, और साथ ही हमने यहां पर एक माना था कि यदि
इस पूरे टेम्परेचर को 273.15 प्लस टी को इससे कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करें और 273.15 को T0 से रिप्रेजेंट करें, तो हमने देखा था हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था। और साथ ही हमने अभी बताया कि जो टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन, यह हमारा परम ताप या जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसे कहा जाता है। और यदि डिग्री सेंटीग्रेड में इसे कैलकुलेट करेंगे तो -273.15 होगा वो। तो मुझे लग रहा है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम यहां से समझते हैं चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ पे आप देखिए, यह है VT अपॉन TT बराबर V0 अपॉन T0। यहां पे मैं मान रहा हूं यदि V0 को मैं रिप्रेजेंट कर दूं V1 से, T0 को रिप्रेजेंट करूं T1 से, VT को रिप्रेजेंट करूं V2 से और T को रिप्रेजेंट कर दूं T2 से, तो इस वाले फॉर्मूले में ये मान रखूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये VT की जगह हमने क्या रखा है V2, तो ये आ जाएगा V2 अपॉन T2 बराबर V1 अपॉन T1 के बराबर होगा। इसका मतलब है इन दोनों का जो अनुपात है वह क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है। और इस नियतांक को एनसीईआरटी में K2 से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि V अपॉन T बराबर किसके होगा, K2 के बराबर होगा, जो कि एक नियतांक है। तो यदि एक तो हमारे पास यही फार्मूला आ गया, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है V इजिकल टू के टी की यहां गुणा कर दें तो ये आ जाएगा K2 इंटू टी, ये भी आ गया। और यही वास्तव में हमारे पास चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स ये कहता है कि यदि किसी गैस का दाब तथा उसमें जो मोलों की संख्या है, यानी कि गैस की जो मात्रा है, यदि उसे निश्चित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, बदलाव न किया जाए पूरे प्रयोग के दौरान, तो जो गैस का आयतन होता है वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से हमारा यह निष्कर्ष निकल करके आया। अब यदि हम ग्राफ के रूप में इसको समझना चाहें, यदि हम इसे ग्राफ के रूप में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया यहां पर इस प्रकार से। ये पहले तो इस इक्वेशन को जब ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हमने पिछली इक्वेशंस को, आपको ध्यान हो, हमने रिप्रेजेंट किया था कह सकते हैं कि y बराबर mx के रूप में। यदि इसको भी उसी रूप में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ये ध्यान रखिए। यहां दो तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे प्यारे बच्चों। एक यह मान करके कि जो ताप है वो केल्विन में है, तो पहला हम इक्वेशन ले रहे हैं V बराबर K2T, जब T किसमें, केल्विन में है। तब यदि इसको एक रेखा के समीकरण से कंपेयर करूं तो यह हो जाएगा y बराबर mx के बराबर होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो v है ये किसको प्रदर्शित करेगा, y को। t किसको प्रदर्शित करेगा, ये x को। और ये जो K2 होगा ये किसको प्रदर्शित करेगा, m को। तो यहां पर हमने कहा v y अक्ष पर, t x अक्ष पर, और ये जो K2 है यह हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, m को। और m क्या होता है, m होता है tan थीटा, और ये हमारा होता है रेखा का ढाल। ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। तो अब यदि इन पर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से आएगा। यहां पर ये है v, ये हमारा है वॉल्यूम v, ये है ताप T, किसमें है, केल्विन में। ये ध्यान रखना, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो अब जो ग्राफ मिलेगा हमारे को इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ऐसे ग्राफ मिलता है। और ये जो ढाल है इसे हम कहते हैं, ये K2 है। K2 बराबर हमने कहा tan थीटा के बराबर है, और इसी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही हमारा क्या होता है, ढाल, रेखा का ढाल। और ये जो रेखा हमने खींची है ये एक, हम मान सकते हैं कि कोई एक दाब है, नियत दाब जो इसमें रखा गया है, मान लेते हैं वो P1 है। तो मैंने दाब क्या माना, इसका, इस रेखा का दाब क्या मान लिया, P1। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि यदि मैंने एक दूसरा दाब माना है, पूरा प्रोसेस वही है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया इसमें दाब को नियत रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू करा और दाब को क्या रखा, P1। उसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंट करा तो देखा V के अकॉर्डिंग, V के अनुसार T कैसे परिवर्तित होता है, या T को बदलने पे V कैसे परिवर्तित होता है, और मैंने ऐसे एक ग्राफ खींच दिया। फिर मैं एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर रहा हूं, लेकिन अब की बार मैंने दाब जो पहले P1 रखा हुआ था उसे बदल दिया, उसे P2 कर दिया।
और फिर से देखा कि ताप के बदलने पर आयतन कैसे बदल रहा है। तो मैंने देखा मेरा ग्राफ इस प्रकार से आता है, ये इसमें दाब क्या है P2। तीसरी चीज, यदि मैं कहूं कि इसमें जो ढाल था वो क्या था, ये मान लेते हैं ढाल K3 था। तीसरा, एक बार और एक्सपेरिमेंट करा और दाब को फिर से बदल दिया और अब की बार दाब क्या रखा P3 और रेखा का ढाल जो था वो क्या मान लिया मैंने K4 है। यदि आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसको हम चाहें तो K1 भी कर सकते हैं। आप इसे K1, K2, K3 ले लीजिए, क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो कि सोचें सर यहाँ K1 है यहाँ P1 है, तो आप ऐसा ना सोचें। ये वाला जो कांस्टेंट K2 है आप उसे K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K1 से भी करिए, कोई फर्क नहीं है। केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वहां इसको K2 रखा गया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा K1, ये हमको ने रख दिया K2 और ये रख दिया K3। अब आपसे कोई पूछे कि P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है, रिलेशन बोले तो किसका मान ज्यादा है किसका मान कम है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने का काफी एक आसान तरीका है जो हमने आपको बॉयल के नियम में भी समझाया था। यदि आपको वहां समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, वहां समझ में नहीं आया तो यहां समझिए, यहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने वहां कहा था हमारे पास ये वाली जो समीकरण है V बराबर K2T, चूंकि हम देख रहे हैं V बराबर क्या है K2 इंटू T के बराबर, या KT मान लेते हैं इसको, चलिए V बराबर क्या है KT, ऐसे मान लिया हमने। और आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण वो होती है हमारी PV इज इक्वल टू nRT, जहां n मोलों की संख्या, R गैस नियतांक, T तापमान, V वॉल्यूम, P प्रेशर होता है। अब इसको इस रूप में बदलना है तो मैंने इधर केवल V रख दिया, तो P कहां चल जाएगा इसके नीचे, तो यह आ गया nR बटे P और साथ में T को मैंने यहां रख दिया। अब इस वाले समीकरण को ये मान लेते हैं एक है, ये वाली है समीकरण 2, इन दोनों की तुलना कीजिए तो हम कहते हैं समीकरण, यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से तुलना कीजिए। दोनों का बाएं पक्ष क्या है V, तो V के बराबर है। यहां देखिए T के बराबर, दोनों में T है दाएं पक्ष में, लेकिन यहां K है, यहां है nR अपॉन P, इसे R लिख लेते हैं, आप लोग P ना समझें। तो ये क्या है nR अपॉन P, इसका अर्थ है कि K बराबर हमारा है nR बटे P। n क्या है मोलों की संख्या, वो तो हमने कांस्टेंट रखी हुई है, और R क्या है गैस नियतांक, वो भी एक कांस्टेंट है। तो यहां से सीधे हमें पता चल गया कि K अनुक्रमानुपाती है 1/P के, या K व्युत्क्रमानुपाती है दाब के। तो इससे क्या बात पता चली, इससे ये बात चली कि यदि K को K का मान मैं बढ़ाऊं तो P का मान, दाब का मान घटेगा, ध्यान रखना। और K किसको रिप्रेजेंट करता है, ढाल को। तो यदि प्रेशर घटाओगे तो हम कह सकते हैं ढाल जो होगा, देखिए यदि K का मान मैंने कहा बढ़ाया, K यानी कि क्या है ढाल, ढाल बढ़ाऊंगा तो दाब घटेगा, यानी कि ढाल घट रहा है, ढाल बढ़ा रहे हैं। ये K और ढाल एक ही चीज है, इसको कंफ्यूज मत होना, बहुत बार पता चला आप ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाओ। ये K ही क्या है, ढाल, यहीं लिख लेता हूं ढाल। तो यदि K का मान बढ़ाएंगे तो P घटेगा। अब यहां पर चलिए दोबारा से मेरे साथ, इन तीनों रेखाओं में किसका ढाल सबसे ज्यादा है, जिसका कोण सबसे ज्यादा होगा उसकी ढाल सबसे ज्यादा होगी। सबसे अधिक कोण ये वाला है, ये कोण कितना है θ1, दूसरा ये है, ये कोण कितना है, इस कोण को हम कहते हैं ये है θ2, और तीसरा ये वाला कोण है, ये कोण क्या है θ3। तो आप देख रहे हो θ1 बड़ा है θ2 से और θ2 बड़ा है θ3 से। इसका अर्थ हुआ कि ये जो पहला ढाल है K1, इस ढाल का मान है ज्यादा, K2 K1 से कम है, K3 K1 से भी कम है। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि K1 बड़ा है K2 से और K2 बड़ा है K3 से, तो दाब बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी ढाल बड़ी होगी उसका दाब कम होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं P1 छोटा होगा P2 से और P2 छोटा होगा P3 से। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि आप नीट की तैयारी करने वाले हैं तो वहां ऐसा प्रश्न इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड, केवल ऐसा डायग्राम बना करके
एक और लाइन खींच करके आपसे पूछा जा गया है कि इनमें से किस आरेख में दाब का मान सबसे अधिक होगा और किस में कम होगा। तो ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल का भी हम कह सकते हैं मटेरियल है, टॉपिक है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ढाल को प्रेशर के साथ क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको जो ग्राफ बनाया था तो इसमें टी केल्विन में लिया था। अब मैं कहूं यदि टी को डिग्री सेंटीग्रेड में लिया जाए तो क्या होगा, तो अब वो चीज समझते हैं। सेकंड में अब हम क्या कह रहे हैं, फिर से मैं यही वाली इक्वेशन ले रहा हूं, V बराबर K2T। V बराबर है K2T या KT लिख लेते हैं, जहां T किस में है, केल्विन में है। तो केल्विन में है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलूंगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू T बराबर क्या हो जाएगा 273 प्लस T डिग्री। तो कैसे करेंगे, हमने कहा V इजिकल टू K के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह गया 273 K, जो कि हमारा K क्या है, कांस्टेंट है, और साथ में क्या गया प्लस K इंटू T, जो कि T क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो V इजिकल टू, इसको आगे लिख लें KT प्लस 273 और साथ में हमारा क्या गया K। अब हम दोबारा से जब ड्रॉ करेंगे तो इसको इस समीकरण के साथ फिर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, y बराबर mx के साथ। तो कंपेयर करें, क्या आ जाएगा, y बराबर mx, और आगे हम इसको लिख सकते हैं c, ये भी एक रेखा का समीकरण है। तो देखिए v की जगह क्या आया, y आया, k की जगह क्या आया, m आया, t की जगह क्या आया, x आया, और 273 इंटू k की जगह क्या आ गया, c आ गया। तो अब जब इसे ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए y में क्या रखना है, हमने वॉल्यूम रखना है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, और साथ में हम डिग्री सेंटीग्रेड में यदि इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि केल्विन में हम बता चुके थे, डिग्री सेंटीग्रेड में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इस ताप को आप मान लीजिए यह 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस में, ध्यान रखिएगा माइनस में, और यहां से यदि आगे चले तो ये वाला ताप हमने कहा माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उससे आगे हम कह सकते हैं टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आगे बढ़ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्स है। तो अब ग्राफ कैसे मिलेंगे, हमें ग्राफ इस प्रकार से मिलेंगे, अलग अलग उसमें ग्राफ जो मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे, ऐसे मिलेगा ग्राफ, ऐसे मिलेगा ग्राफ, ऐसे मिलेगा ग्राफ। ये अलग अलग दाब हो गए, जैसे हमने यहां पर बताया था, ये P1, ये P2, ये P3। ये ग्राफ कब है, जब जो दाब हमने नियत रखा है, स्थिर रखा है, उसका मान है P1। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है ऐसा आया। जब दाब हमने रखा नियत P2 पर तो ग्राफ ऐसा मिला, और P3 पर ऐसा मिला। अब यदि इन तीनों को पीछे की ओर मिलाया जाए तो आप देखोगे ये सब आकर के यहीं पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे यहां पर, क्योंकि इस ताप पर माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसों का जो आयतन है वो क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। इसका अर्थ है कि अब गैसीय अवस्था में नहीं रह पाएंगी। इससे अगर आप ताप को यहां तक पहुंचा देंगे तो गैसें क्या हो जाएंगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी, वो गैसीय अवस्था में नहीं रह पाएंगे, गैसें द्रवित हो जाएंगी, आप ऐसा कह सकते हैं। और यहां तक पहुंचने से पहले ही बल्कि गैसें क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी गैसों का जो आयतन होता है वो शून्य हो जाता है। और इसी को हमने यहां पर जब केल्विन में रिप्रेजेंट किया था तो ये वाला हमारा केल्विन का जो ताप था, यहां पर ये वाला ताप हमारा था 0 केल्विन। और 0 केल्विन आप जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में किसके बराबर होगा, ये हमारा जो केल्विन का जो मान है ये 0 केल्विन से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 373 तक जाता है। 0 से 273 तक हम कह सकते हैं, जब 273 आता है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और 373 केल्विन किसके बराबर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो ये चीज हम खैर पहले कर चुके हैं। यहां पर मैं ये बता रहा हूं ये 0 केल्विन के बराबर है, और यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ये केल्विन में है, ये ध्यान रखिएगा। जब
डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा आएगा। आपने दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर हो सकता है आपको ऐसा मिले डायग्राम तो आपसे प्रश्न पूछें, कहीं पर आपको ऐसा मिले डायग्राम तो आपसे प्रश्न पूछें। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक्स अक्ष में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है या केल्विन में दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा बस। यदि डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो ये पॉइंट मूल बिंदु ये जीरो नहीं हो सकता, ये माइनस में होगा। इसका चाहे मान -273 रख लीजिए यहां पर, तो ये सब रेखाएं यहां पर टच करेंगी। और यदि केल्विन में होगा तो निश्चित रूप से यहां टच करेगा। ये मैंने आपको दो समीकरणों से, एक ये वाली समीकरण से और एक इस समीकरण से कंपेयर करके आपको समझाया है। तो ये 273 इसीलिए बता रहे हैं कि इस पर वॉल्यूम का मान क्या हो जाएगा, सीधे 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आप इस समीकरण में t का मान -273 रखिए, तो यह है 273 माइनस में k और यह है प्लस 273 के, कट के 0 हो गया, वॉल्यूम 0 आ जाएगा आपका। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहे इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह देखा कि यदि हम ताप का मान कम करते करते -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कह सकते हैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में पहुंचा दे तो गैस का जो आयतन होता है वो शून्य हो जाता है। और गैस का आयतन शून्य होने का अर्थ यह है कि वह द्रवित हो जाएगी। सामान्यतः गैसें इस ताप पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि किस प्रकार से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतराणुविक बल होता है और ताप के बीच में हम कह सकते हैं एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, वस्तुओं को ठोस अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करता है, जबकि ताप उनको क्या करता है, गैसीय अवस्था में जैसे जैसे ताप बढ़ेगा यानी कि वस्तुएं ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित होगी। और जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा वस्तुएं गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में आएगी। बिल्कुल उल्टा दोनों में रिलेशन बताया था मैंने। अब यहां पर हम यह बात समझ रहे हैं कि जैसे जैसे गैसों का ताप कम करते हैं, उनकी ऊर्जा घटाते हैं, तो वैसे वैसे हम देख रहे हैं वो क्या हो रही है, गैसीय अवस्था से द्रवीय अवस्था में परिवर्तित हो रही है। तो जो अभी हमने एक बात कही कि गैसों का ताप कम करते करते यदि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं तो उनका आयतन शून्य हो जाता है। उस बात को हम इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं जो कि हमने सबसे पहले ड्राइव किया था। तो इसमें हम रख दें यदि T का मान 273.15 रख दिया जाए माइनस में, तो इसका मान यहां रखते हैं तो क्या आ जाएगा, Vt इज इक्वल टू हो जाएगा V0, यह आएगा 273.15 और इसका मान आ गया -273.15 बटे 273.15। ध्यान रखना ये माइनस में है, तो इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ गया 273.15, माइनस से खोलेंगे तो -273.15 बटे 273.15। आप देख रहे होंगे जो ऊपर का पद है ये क्या आ गया, 0 आ गया, नीचे 273.15। तो T टेम्परेचर पे T ताप क्या है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यह ताप है। तो इस ताप पर यदि 0 की इसमें गुणा करेंगे तो गैस का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस ताप को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो लिख भी देते हैं, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को, जो कि एक काल्पनिक ताप है, ताप को इतना घटाया नहीं जा सकता, इस बात को भी समझिए। तो इतने ताप को हमने कहा परम शून्य ताप कहते हैं। तो एक ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेकंड, हमने जितने भी ग्राफ ड्रॉ करे थे जब बॉयल्स के नियम में रखे थे, तो आपको ध्यान हो बॉयल का नियम कहता है स्थिर ताप पर, तो वहां पर जितने भी हम ग्राफ बनाते थे उन्हें समतापीय वक्र कहते थे। और यहां पर चार्ल्स के नियम में आपको ध्यान हो तो ग्राफ जब बनता है उसमें दाब नियत रहता है, इसलिए इन ग्राफों को हम समदाबी ग्राफ कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हमने कहा चार्ल्स के नियमानुसार जो वक्र तैयार होते हैं उन्हें
समदाबी वक्र कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो यदि आपको कोई पूछे कि समदाबी वक्र किस नियम को प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान रखना वो चार्ल्स के नियम को प्रदर्शित करते हैं। समतापीय नियम किसको प्रदर्शित करते हैं, तो हमने पीछे बताया था वो बॉयल के नियम को प्रदर्शित करते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न आपका बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, तो आपका यहां पर वो तैयार हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इतनी चीज आपको अब क्लियर होगी कि चार्ल्स का नियम क्या है। एनसीईआरटी में चार्ल्स के नियम के बेस्ड में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अब हम उसी को देखते हैं। ये हमारे को जो एग्जांपल है, ये उदाहरण है 5.2, उदाहरण 5.2। तो क्या कह रहा है 5.2? प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। जब जहाज हिंद महासागर, जहां ताप 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है में पहुंचेगा, तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा? देखिए, ये समुद्र की बात कर रहा है और समुद्र तल पर जो दाब होता है वो नियत होता है। तो पूरे समुद्र में ही पूरा जहाज चल रहा है, यानी कि उस पर जो दाब होगा वो नियत होगा। तो पहले हमें पता चल गया कि जो दाब है वो क्या होगा? नियत। अब दूसरी बात, बैलून के अंदर जो भी गैस भरी हुई है उसमें जो गैस की मात्रा होगी वो भी नियत होगी, वो थोड़ी बदल रही है। तो केवल उसका हम कह सकते हैं आयतन परिवर्तित हो रहा है ताप परिवर्तित होने से, यानी कि सीधे सीधे चार्ल्स का नियम लगेगा। तो क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है? सबसे पहले देखें, हमें वॉल्यूम दे रखा V = 2L, V1 बराबर दिया है 2 लीटर, ताप T1, इसी प्रकार V2 का मान ज्ञात करना है और ताप T2 का मान हमें दिया हुआ है। क्या क्या है? 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला है 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा हमको दे रखा है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब कैसे करेंगे इसे, ये समझिए। सबसे पहले इन तापों को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। तो क्या करेंगे? बराबर 23.4 प्लस 273, 273.15 की तरह नियर अबाउट 273 जोड़ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ के? ये 0.4 ये आ गया, 3 और 3 6, 7 और 2 9 और 2 का 2, 296.4 केल्विन आ गया। इस प्रकार इसी को भी चेंज कर लीजिए, यह आ गया 26.1 प्लस 273 बराबर आएगा 0.1, 6 और 3 हो गया 9, 7 और 2 हो गया 9, 299 केल्विन के बराबर आ गया। अब हम सीधे सीधे जानते हैं कि V1/T1 बराबर होता है V2/T2 के, ये नियतांक के बराबर होता है। तो यहां से हमें किसके वैल्यू निकालनी है? V2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 की यहां गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? V2 बराबर T2 के ऊपर गुणा होगी तो यह आ जाएगा V1 गुणा T2 बटे नीचे आ जाएगा T1। वैल्यू पुट करिए, V2 बराबर V1 का मान कितना आ गया? V1 का मान 2 लीटर मल्टीप्लाई T2 का मान कितना है? 299.1 केल्विन बटे T1 का मान कितना है? ये हमें दिया है 296.4, 296.4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो V2 का मान निकल के आएगा वो आएगा 1.018 लीटर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.018 आएगा ना, 2.018 लीटर के बराबर आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? 2991 है। तो जब भाग देंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतने के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने चार्ल्स के नियम को डिटेल में समझा, साथ ही लास्ट में उसकी जो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल था उसको भी देखा। मुझे उम्मीद है आपको ये नियम अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे नियम एक ही सीक्वेंस में आएंगे। मेन बात इसमें जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, उन पे फोकस कीजिएगा, उसी में बेस्ड में क्वेश्चन आता है। आप जनरली करते क्या, सारे स्टूडेंट चार्ल्स का नियम का रट्टा मार देते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके निश्चित स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का, हमने कहा ताप, उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, या उसका आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। केवल एक ही लाइन रटते हैं और सीधे फार्मूला रट लेते हैं। लेकिन अगर आपको डीप में जाना है तो आपको उसके वक्रों को भी तैयार करना पड़ेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट के होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे यहां हमने देखा था वो NR/P के बराबर होता है। तो NR तो कांस्टेंट है, N है मोलों की संख्या, R है रिडबर्ग गैस नियतांक, और नीचे हमारा क्या है? P हमारा है दाब।
तो यहां पर हमने देखा था जो नियत कांस्टेंट के होता है वो दाब पी के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, और के को हमने देखा था ढाल होता है, तो ढाल बढ़ेगा तो पी का मान घटेगा। इन चीजों को ध्यान देंगे तो आप समझिए आपका ये जो टॉपिक है अब कंप्लीट होगा यदि आप इन चीजों को तैयार करेंगे। अदरवाइज होगा कि आप डेफिनेशन और फॉर्मूला रट के जाएंगे और वहां पर ऐसे ग्राफ का एक क्वेश्चन आ गया और आप कहोगे सर हमने पढ़ा था पर पता नहीं कहां चले गया, नया क्वेश्चन आ गया। तो ग्राफों में ज्यादा ध्यान देना है। जो मैंने 2 ग्राफ समझाए हैं, एनसीईआरटी में 2 ग्राफ हैं, उन दोनों को अच्छे से समझिएगा, उनमें रिलेशन समझिएगा, तब आपका ये टॉपिक पूरा हो पाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।